हाँ जी। तो आज अपने एक नया टॉपिक लेंगे, राजस्थान के लोकगीत, फोक म्यूजिक एंड फोक डांसेज अपने सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। तो अपन लोकगीत पढ़ेंगे। नॉर्मली जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि लोकगीत क्या होते हैं। स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है कि सर जो लोकल भाषा में गाए जाते हैं तो लोकगीत होते हैं। कोई स्टूडेंट दूसरा कहता है कि सर ये तीज त्योहारों के टाइम पर गाए जाते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर इससे हमारी क्षेत्रीय विशेषताएं पता चलती है। कोई स्टूडेंट खड़ा होकर सर सामूहिक रूप में गाए जाते हैं। कोई कहता है कि ये किसी क्षेत्र विशेष के गीत है। मैं अक्सर जब भी स्टूडेंट ये बात करता तो मैं उनको कहता हूं कि लगदी पंजाब दी है, लगदी लाहौर दी है। ये एक क्षेत्र विशेष लाहौर का गीत है या पंजाब का गीत, एक लोकल बोली पंजाबी के अंदर गाया गया है। क्या इसको लोकगीत कह सकते हो? स्टूडेंट मुस्कुराता है, क्लास हंसती है, अरे सर इसको तो लोकगीत कैसे कहेंगे। तो थोड़े दिन पहले एक फिल्म में गीत आया था, छोटे छोटे पेग मार, इसको लोकगीत कहा जाए? विशेषता पता चल रही। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के अंदर लोग पार्टीज कर रहे हैं वीकेंड पे, एक बंदा कह रहा है पेग थोड़े छोटे लीजिए, कल्चर है। कहिए लोकगीत, फिर हंसते सर ये भी लोकगीत। तो फिर लोकगीत क्या होता है? लोकगीत वह है जिसमें किसी नियम कानून कायदे का ध्यान ना रखना पड़े। लोक मतलब जनता, गीत मतलब गाना। किसी सामान्य मनुष्य द्वारा गाया गया किसी भी राग के अंदर जो गीत है वो लोकगीत है। एक होता है गीत, एक होता है संगीत। संगीत में लय, ताल, छंद, आलाप, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सारे गामा पादा निसी का क्या स्वरों का क्या अनुपात रहना चाहिए, क्या कर्म रहना चाहिए, इनका ध्यान रखना पड़ता है। जिन अंदर इन चीजों का ध्यान ना रखना पड़े वो लोकगीत है। बहुत सिंपल सी परिभाषा मैं अक्सर क्लास के अंदर लिखवा दिया करता हूं कि मानव मन की सहज अभिव्यक्ति, सिंपल एक्सप्रेशंस, ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य के जब जी में आए तब वो जैसा अपने मन के उद्गारों को स्पष्ट कर दे, सुख को या दुख को, वो लोकगीत है। इसमें उसने कोई स्वर का ध्यान नहीं रखा, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, कोई राग नहीं है, सिंपली खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। कि किसान पश्चिमी राजस्थान के अंदर हल चलाता है और हल चलाते समय उसको लगता है यार सांवरिया इस बार बरसात करेगा कि नहीं करेगा। हल चला तो रहे हैं, बीज बो तो रहे हैं, फसल होगी कि नहीं होगी। और वो अपनी जिस किसी राग के अंदर गा लेता है, लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावन भादो। तेजाजी महाराज का गीत तो अपने शब्दों में गाकर संभवतः तेजाजी महाराज के माध्यम से अपने निराश मन में आशा का संचार करता है कि नहीं, महाराज साथ में है, तेरे फसल हो ही जाएगी, तू तो अपना कर्म कर। एक महिला है, उसका पति प्रदेश गया हुआ है, वो किसी कौवे को उड़ा के कहती है, उड़ उड़ रहे हमारा काला रे कागला जद हमारा प्यूजी घर आसी। सहज अभिव्यक्ति है, उसने किसी राग का ध्यान नहीं रखा। मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि सासू बहू आपस में लड़ ली, बहू रसोई के अंदर बड़बड़ाती है सासू के खिलाफ, वो लोकगीत है। बच्चे हंसते हैं, अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर कहता हूँ अरे है, गांव में गीत गाया जाता है, सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मारे बाप को दियड़ो मारे सागे कर दे। एक सामान्य सा मानव मन के अंदर जो उद्गार उठे, मानव ने अपने किसी राग के अंदर उनको गा दिया, वो लोकगीत है। तो आप जब ये कोई क्षेत्रीय विशेषता की बात करते हैं, लोकल बोली की बात करते हैं, प्रत्येक गीत किसी ना किसी बोली के अंदर है। पर यदि उस गीत के अंदर वाद्य यंत्र जोड़ दिए गए, राग ताल लय छंद जोड़ दिए गए, फिर वो लोकगीत नहीं, वो संगीत वाली श्रेणी के अंदर चला जाता है। बेबी डोल में सोने दी, ये बलूचिस्तान का लोकगीत था। बॉलीवुड वालों ने थोड़े शब्द चेंज किए, टून वही रखी, संगीत बना दिया। ससुराल गेंदा फूल छत्तीसगढ़ का लोकगीत है, टोन वही रखी, स्वर चेंज किए थोड़े, शब्द चेंज किए थोड़े, बॉलीवुड के अंदर लेके अब लोकगीत नहीं है, वो उधर संगीत बना दिया है।
तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस रहता है, ध्यान रहे इस बातों का। मैंने लिखी आपके लिए थोड़ी डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन कहती है कि जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोकगीत है। स्वाभाविक उद्गार कि जिनके लिए एक्स्ट्रा कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, न्यूट्रल फीलिंग्स है उसकी, नेचुरल जो उसके जी में है वो गया उसने। आगे जो मैं अक्सर क्लास में लिखवाता रहता हूं वो है कि ये मानव मन के सुख दुख की सहज अभिव्यक्तियां हैं, कि मानव का मन किस प्रकार से अपने आप को अपने सुख या दुख के अंदर, दोनों चीज, सुख या दुख में खुद को कैसे एक्सप्रेस कर देता है, वो लोकगीत है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि लोकगीत, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। वो चीज जो हमारी संस्कृति के, हमारे कल्चर का जो मैसेज है उसको कन्वे करती है, आगे तक भेजती है, लोकगीत है। गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत ही जनता की भाषा है। एग्जैक्टली, जनता इसी भाषा के अंदर बात कर रही है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। ये गीत हैं तो हमें हमारी संस्कृति का पता है। आज जब तीज, गणगौर, इन त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है तो कोई कैसे जाने इन त्योहारों के बारे में। यदि कोई गीतों का कलेक्शन कर ले तो उन गीतों को सुन के पता लगा सकता है कि यार तीज की सवारी ऐसे निकलती है, ये काम होते हैं, शादी के टाइम ये गीत गाए जाते हैं। तो कल को यदि जब कल्चर खत्म हो गई, कोई कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश करेगा तो माध्यम क्या होगा उसके रिवाइव करने का? ये लोकगीत होंगे। ये पहरेदार है हमारी संस्कृति के, ये पहरा लगा रहे हैं, खत्म नहीं होने देंगे। कोई ना कोई मनुष्य किसी ना किसी समय कहीं ना कहीं पर बैठकर इनको रिवाइव करने की कोशिश करेगा, इन गीतों को सुनेगा। बुक है कोई स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड नाम की बुक है, उसके अंदर लोकगीत की परिभाषा लिखी हुई है। उसमें लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा गया कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से है। कि लोकगीत लिख लिख के याद नहीं किए गए। कोई ये नहीं कि मुझे एक गीत आया, मैंने लिखा और मैंने लिख के आपको दिया और आपने आगे दिया, नहीं, मैंने सुनाया। वो मौखिक परंपरा है, वोकल ट्रेडिशन है हमारे। मैंने सुनाया, फिर आगे किसी ने याद किया, फिर आगे याद किया, आगे याद किया, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज भी वही बना बनी घुड़चड़ी गाए जाते हैं। शादी के अंदर जो बना बनी वाले गीत है, कहीं कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सरदादियां वही गा रही थी, परदादियों, दादियों ने, मम्मी ने वही गाया, अगली पीढ़ियां भी वही गाती रहेगी। वो मौखिक परंपरा है, अविरत संबंध रहता है उनका मौखिक परंपरा, रुक नहीं रही है, कंटिन्यूटी है उसके अंदर, निरंतरता दिखाई देती है उनमें। हम कहते हैं कि राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? जनसाधारण के लोकगीत, नॉर्मल मनुष्य जो गए, व्यवसायिक लोकगीत, कुछ जाति विशेष के लोकगीत, प्रोफेशनल जो हो गए थे उन लोगों द्वारा जो गीत गए, या क्या हो सकता है कि रीजनल, क्षेत्र विशेष। मैं कहूं कि मैदानों में कौन से गाए जाते हैं, मरुस्थल में कौन से गाए जाते हैं, पर्वत में कौन से गाए। तो मतलब लोकगीत, राजस्थान के लोकगीतों को हम बड़े तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। या तो जनसाधारण के जो लोकगीत है वो, या हम कहते हैं कि स्पेशल जातियों द्वारा जो लोकगीत गाए गए वो, या कुछ क्षेत्र विशेष के जो लोकगीत है वो 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक एक का पोस्टमार्टम करें। पहले हमने कहा जनसाधारण, नॉर्मल, मेरे बिना कही आप समझ जाओगे कि जन सामान्य द्वारा जो विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। जनसाधारण गाएगा तो कभी गा देगा, अवसर ढूंढता है वो तो, और उन पे गीत गाता है। इन्हें 5 भागों में बांट सकते हैं। राजस्थान के लोकगीत तो 3 भागों में बंटे, जनसाधारण के लोकगीत, व्यवसायिक लोकगीत और क्षेत्रीय लोकगीत। जनसाधारण वाले लोकगीतों को हम वापस कितने भागों में बांट रहे हैं? तो 5 भागों के अंदर बांटा जा सकता है इनको। आप कह सकते हो कोई शादी ब्याह से संबंधित लोकगीत, आप कह सकते हो कोई तीज त्योहारों से संबंधित लोकगीत, कोई देवी देवताओं से संबंधित लोकगीत, कोई मौसम से संबंधित लोकगीत, और जो बच गए वो इनमें किसी में नहीं आए उनको मान लो। तो जनसाधारण के लोकगीतों को आप 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भाग कौन कौन से हुए? तो कहा संस्कार, शादी ब्याह, सगाई, जच्चा बच्चा, ऐसा कोई लोकगीत हो संस्कार संबंधित। त्योहार, तीज, गणगौर, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, इनका जो भी गीत है वो त्योहार है।
तेजाजी महाराज के, जीण माता का, गोगा जी महाराज का, पाबूजी महाराज का, ये जो गीत है धार्मिक है। सावन के, फागण के ये जो गीत हैं ये ऋतु है, इनमें किसी में नहीं आए और बच गए वो विविध है, मिसलेनियस। हम 5 भागों में बांट सकते हैं, एक एक का फिर देखते हैं। हम कहते हैं पहले संस्कार संबंधित लोकगीत, नाम से ही दिमाग में रह जाएंगे। थोड़े प्रकार वगैरह ध्यान में रखना कौन कौन से। सगाई, सगाई के टाइम जो गाया जाए, सगाई अपने आप। बधावा हम आगे पढ़ेंगे, कोई शुभ काम पूरा हो जाए उस समय जो गीत गाया जाए वो बधावा है। अक्सर गांव के अंदर कहते हैं कि बीननी आ गई, ब्याह खत्म हो जाता है, बीननी आती तो कहते लो बधार लो, बीननी बधार लो, बधावे गाए जाए। कोई काम आपके घर के मुहूर्त था, गृह प्रवेश का मुहूर्त था, न्यांगल थी, वो काम कंप्लीट हुआ, आपने उस समय बधावा कर लिया, तो बधावे। चाक भात शादी के टाइम में होता ही है, राती जोगा बोलते ही है, देवी देवताओं के लगते हैं, शादी में भी लगते हैं राती जोगे। मायरा जानते ही हो, मम्मी वाले पक्ष से जो भी आते हैं तो उनके सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं। हल्दी लगाओ तो, घोड़ी पर चढ़ो तो, बना बनी गाओ तो, वर निकासी, जब निकासी निकल रही है उस टाइम गाओ तो, तोरण मार रहा है, हथलेवा बांध रहे हैं, कंवर कलेवा कर रहे हैं, जीमनवार कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज पे गीत है। आप देखिए कंकन डोरा, कंकन डोरे बांधते हैं उस टाइम जो गीत गाए थे। जल्ला बताया मेरा, बारात का डेरा देखने जा रहे हैं उस समय जो महिलाएं गीत गा रही है। जुआ जुई, बीननी आ गई, बाद में वो परात के अंदर खेल सा खिलवाते हैं उसको, मतलब पंजाबी गाना है, तेरे नाल खेड़ा कंगना परात चे, कि तेरे साथ वो परात में कंगने वाला गेम खेलना है, तो वो अपने उसको जुआ जुई कर दे। बिंदोड़ा कि अपने घर में किसी की शादी है, अपने जो चाचा जी ताऊ जी है वो बुला बुला के खाना खिलाते हैं, बंदोरे निकालते हैं, बंदोरे निकालते हैं, बिंदोड़े वाले गीत होते हैं। जच्चा बच्चा तब जो गीत गए जच्चा, ये सारे संस्कार संबंधित है। सगाई का है, कोई बच्चे होने का है, शादी के हैं, शादी में कितने सारे गीत। अब कभी अपने को कोई मेंस में क्वेश्चन पूछ ले, विवाह से संबंधित 4 लोकगीत बताए, कुछ ही बताओ यार, याद करने की थोड़ी जरूरत है। जो जो घटनाएं शादी में दिमाग में आती है वो क्या होता है शादी में। चाक भात होता था, चाक भात, और क्या होता, मायरा लेके आते मामा जी तो मायरा, और क्या होता, दूल्हा घोड़ी पे बैठता है तो घोड़ी, दूल्हा दुल्हन होते हैं तो बन्ना बन्नी, घोड़ी पर बाद बीन घर से बाहर निकलता तो वरनिकासी, महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तो जल्ला, वो कंकन डोलडे मानते हैं तो कंकन डोरा, वो कंगने वाला खेल खेलते हैं तो जुआ जुई। याद थोड़ी करने ही अपने आप के अंदर। और मुझे लगता है ये भी कोई याद करने बैठे तो फिर राजस्थान का होने का मतलब क्या रहा। थोड़ा सा दिमाग लगा ले अपने आप में, घटनाएं आसपास की चित्रित हो जाएगी दिमाग के अंदर। दूसरा है त्योहार संबंधित लोग। त्योहार कौन से हो सकते हैं, तीज, गणगौर, ये सब त्योहार है। रसिया, होली पे जो गीत गाए जाते हैं, रसिया, होरी, होरी, होली वाले गीतों को। धमाल, जगाड़ी साइड में धमाल ही गाए जाते हैं। अब होली वाला सीजन शुरू होने वाला है तो अब धमाल गाए जाएंगे, खूब सारे धमाल गाए जाएंगे। तीज, गणगौर, रसिया, होली, धमाल। मुझे 2 और याद है। दीपावली पर मेवाड़ साइड के कोई गीत है, एक गीत का नाम है हरणी, एक गीत का नाम है गढ़लो। मेवाड़ के अंदर दीपावली पर गाए जाने वाले गीत है हरणी और गढ़लो, बाकी तो आपको पता चल ही रहे अपने आप। ऋतु संबंधित लोकगीत, फागण के अंदर गा लो। अब ये इनको आप उधर भी मान लो, बोले इधर मान लो, एक ही बात। फागण के गीत, सियाड़े के गीत, 12 मासा, 12 अलग अलग महीनों पे, चैत पे गाओ, बैसाख पे गाओ, किसी पे गाओ, बोले चैती गाओ। कजली, भादवे वाला जो होता है कजरारा मौसम रहता है, कजल। चौमासा, बरसात की ऋतु में जो 4 बरसात वाले महीने होते हैं, आषाढ़ से कार्तिक वाले, चौमासा। पपैयो, पपैया बोलता है इन दिनों में तो पपैयो। बदली, बादल कोई कहते हैं मोर। ये सावन के गीत अपने आप में बरसात के टाइम गाए जाने वाले गीत है। ऋतु संबंधित लोकगीत हो गए। धार्मिक लोकगीत हो गए, बताया था लांगुरिया, कैला देवी के जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया। तेजाजी महाराज वाला गीत में भी बता ही रहा था, लोग देवियों के गीत गाओ, चिरजा है, लोग देवताओं के गीत गाओ, सारजस है। ये बात बताई भी आपको। मिसलेनियस, अब जो कोई बच गए वो मिसलेनियस। शेखावटी साइड के अंदर ऊंट के गले का एक आभूषण होता है गोरबंद। वो गोरगंद जब बनाया जाता है तब लड़कियां गीत गा लेती, गाया तो चराउंती में गोरबंद गुंथियो, भैंसा तो चराउंती में पोयो पोयो राज। अब इस गोरबंद को किस में लेके जाओ, क्या धार्मिक है कि नहीं, क्या संस्कार का है कि नहीं, क्या ऋतु संबंधित है कि नहीं, तो फिर किस में मानोगे आप इसको। तो कहा मिसलेनियस में पटको यार, अलग ले जाके छोड़ दो इनको, तो ये मिसलेनियस हो गए। इंडोनी, सिर पे वो इंडिया इंडोनी बोलते हैं, कोई भारवार लेके आते, मटके वटके लेके आते तो इंडोनी लगाया करते थे। हमारा 1.25 लाख री लूम गम गई इंडोनी। अब इस इंडोनी पे गीत तो बना दे। आप लोगों की क्रिएटिविटी देखिए यार, हर चीज पे गीत बनाए। इंडोनी को भी पूछ रहा है यार कोई आदमी, उस पे भी गीत बनाए जा रहे हैं। हमारे छेल भवर को कांगसियो पणियारिया ले गई रे, कांगसिये पे गीत।
कांगसिया गीत है। गौरबंद मैंने बताया आपको। महिला पानी लेने जाती है, पति उसका यहाँ पर है नहीं, पति बाहर गया हुआ है, तो दूसरा आदमी उससे बातचीत करने का प्रयास करता है। पतिव्रता नारी है, बोलती नहीं है उससे। पीणी हारी है तू हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बाता थारी रह जैसी, वो बात नहीं करती है, उस पे गीत बना दिया हमने, पनिहरी बना दिया। लूर ओल्यू, किसी की याद आए गाया जाए, सपना आए, हिचकी आए, जैसलमेर की राजकुमारी थी मूमल। कुर्जा एक पक्षी होता उस पे बना दिया, काजल पे गीत बना लिए। कौवा एक पक्षी होता उस पे गीत बना लिए। बच्चों के गीत, मछली जल की रानी है, बोल मेरी मछली कितना पानी है, बच्चों के गीत है ना आपने। जादू टोने से संबंधित कामण गीत। बीन जब बन जाता है तो बीन को कहते हैं भाई इसको जादू टोने से बचाना जरूरी है। दुल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाए, कामण। कामिनी मतलब सुंदर महिला होती है, हम कहते हैं भूतनी जो होती है वो सुंदर होती है, और बीन के पीछे भूतनी लग सकती है, तो कामण गा दो भाई, ताकि कोई कामनी उसके पीछे नहीं लगेगी। ये गीत हो जाए अपने आप। ये इसमें तो जितने आप पटक सको वो सारी सारी पटके जा सकते, बाकी आप देख लो। संस्कार वाले हो गए, ब्याह शादी वाले, त्योहार वाले हो गए, तीज गणगौर होली दिवाली। ऋतु वाले हो गए, फागण चैती सियाड़ो चौमासा। धार्मिक हो गए, तेजाजी महाराज, हरदस चिरजा, लंगूरिया, ये सब, और बाकी सब बच गए, इसके अंदर डाल दो। व्यावसायिक लोकगीत, देखो एक सिंपल सी बात लिखी, राजस्थान में कई जातियों ने राजतंत्रों के समय, कई जातियों ने राजतंत्रों के समय संगीत को एज ए प्रोफेशन एडॉप्ट कर लिया था। उनका भाई हमारा तो काम ही गाना बजाना, हम तो कलाकार हैं। इन जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा महाराजा तथा सामंतों की प्रशंसा में गीत गाए। अब जब उनका व्यवसाय ये था तो कोई ना कोई तो सुनेगा। राजा महाराजाओं का टाइम था, सुनता कौन? राजा महाराजा और सामंत। और जो आपका ग्राहक है उसके पक्ष में तो बोलना पड़ेगा ना आपको। तो उन्होंने सारे गीत राजा महाराजा और सामंतों के उसमें गाए, अपने आप उनकी प्रशंसाओं में गाए, तो वो गीत। अब वो कौन कौन सी जातियां थी जिन्होंने, हम पढ़ते हैं खूब सारी जातियों के नाम, ढोली, मिरासी, लंगा, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथित, कितने कितने नाम। मुझे याद है 2012 के मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था, राजस्थान की कुछ संगीत जीवी जातियों के नाम बताइए। लो साहब कितनी पढ़ी, जितनी याद रहे उतनी बोलो बोले। हमने कहा इन गीतों में, अब चूंकि व्यावसायिक थे तो अब इनमें राग वगैरह आने शुरू हुई, कौन सी राग का प्रयोग करना है, कौन सी करनी, कई राग आती है। मांड हम पढ़ेंगे आगे। देश, सोरठ, सौराष्ट्र साइड की जो थी सोरठ हो गई अपना, मारू, परज, कलिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज। अब हालांकि मैं तो खुद भी संगीत का इतना कोई जानकार नहीं, तो मुझे नहीं पता है राग कौन कौन सी होती है, पर अपने नाम तो याद कर लेना। ये जरूर मांड, देश, सोरठ, मारू ये तो जानते ही है, ये अपने इस साइड की जो थी उनके ये नाम थे। बाकी आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज। कभी प्री में कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, आसावरी, बिलावल, पिल्लू और खमाज क्या है? संगीत की रागे हैं, इतना तो याद रह जाए कम से कम। वरना क्वेश्चन दे, ग्रासिया महिला के नाक के आभूषण, बाड़मेर जिले के 4 गांव, राजस्थान की मूंग की किस्में और संगीत की 4 रागें, तब याद रहेगी यार संगीत की रागें। ये थोड़ा सा याद करने वाला था, मैंने डाला। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पे गाए जाते थे। ये मेरा यूं बचपन में कहानियां पढ़ते समय खुद सुना गया। जब सिंधु राग बजता था तो युवाओं की भुजाएं फड़का करती थी, योद्धा लड़ने के लिए तैयार हुआ करते थे। यार सिंधु राग बज गया, इसका मतलब लड़ाई शुरू हो गई। तो सिंधु और मारू राग जो है वो वीर रस के गीत है, युद्धों के समय बजाए जाते हैं। क्षत्रिय लोकगीत नाम से पता चलता है। राजस्थान को बेसिकली आप 3 क्षेत्रों में बांट सकते हो, या तो पश्चिम वाला मरुस्थल पड़ा है, या ये मेवाड़ वागड़ वाले पहाड़ पड़े, या अपने जयपुर और ये आसपास की जो जमीन है ये मैदान पड़ा है। तो 3 प्रकार के गीत हो गए, मरुस्थलीय गीत हो गए, पर्वतीय गीत हो गए और अपने मैदानी गीत हो गए। मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। गीत कौन से? गुर्जा, पक्षियों अभी हम और पढ़ेंगे, पीपली, रतन राणो। अमरकोट का एक सामंत था रतन सिंह, राणा रतन सिंह नाम करके, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देता है। हालांकि अंग्रेज बाद में इसको पकड़ के फांसी लगा देते हैं। उसके पक्ष में गीत बनाया गया, रतन राणा एकर तो अमराणा घुड़ लो फिर, एक बार फिर अमरकोट आके जा रतन राणा। तो रतन राणा वाला गीत हो गया। अमरकोट मैंने बताया था किसी टाइम अपना पार्ट था मारवाड़ का। मुम्मल, घुघरी, केवड़ो। सिंपल कोई आपसे कभी पूछेगा मुम्मल, घुघरी, केवड़ो आदि गीत कौन से क्षेत्र के गीत है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत। नाम याद करने इनके। देखो कितनी जोरदार बात है। उन्मुक्त वातावरण की वजह से खुला वातावरण पड़ा था, दूर दूर तक कुछ था नहीं अपने यहाँ पर। लोकगीत ऊंचे स्वरों वाले, लंबी धुन और अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। 3 बातें सुनना आप, ऊंचे स्वर, लंबी धुन
और अधिक स्वर विस्तार। आप नोटिस करना आपने पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर गीतों में, ये होली के टाइम वाले मुझे याद आते हैं, गीत गाते तो लंबी टेर लेते उसकी, खूब यूं लंबा खींचते उसको। मगर यार दूर दूर तक मिनक तो होते नहीं थे, तो जितनी ऊंची आवाज में गा सकते थे उतनी ऊंची आवाज में गाते, लंबे स्वर खींचा करते थे। मतलब वो मेरे को एक गाना याद आता है, लक्ष्मण के तीर लग जाता है, तो अब वहां पे वो सब बैठे हुए राम जी के साथ वाले, और कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो सिंपल लाइन है, लिछमण करे बाण लग्यो शक्ति, पर उसमें खींच लिछमण, तो उसको लिछमण को इतना लंबा खींच लेते, लग्यो रे, तो उसको लंबाई खींच लिया करते। ये कारण ये था कि जनसंख्या विरल थी, सघन नहीं थी, तो आराम से ऊंचे ऊंचे गीत गाते, डिस्टर्ब होने वाला नहीं था। ये मैदानी भाग होता, लोग ज्यादा रहते, लोग कहते क्या रे रात को न तो खुद पढ़ते और न पढ़ने देते हो किसी को, पर यहाँ को स्थान नहीं, तो गाओ जोर जोर से गाओ बोले। पर्वतीय लोकगीत, ये मेवाड़ वागड़ वाला प्रदेश, नाम याद रखना इन गीतों के, ये तो आपने जानते नहीं, आपने सुने हुए नहीं, जनजातियों के गीत है। उन पर्वतों में ज्यादातर जनजातियां रहती है, पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी उंटारी अस्वारी, नावरी अस्वारी, शिकार, हमसिडो। ये हमसिडो है ना, ये भील महिला पुरुष मिलके गाते हैं, हम सफर है वास्तव में, तो ये पर उससे वो हमसिडो नाम पड़ गया इनका, भील महिला पुरुषों द्वारा मिलकर गाया जाने वाला गीत है। इनमें सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन ज्यादा है। जनजातियां है, इनमें जनजातियों में कलेक्टिविटी ज्यादा रहती है हमेशा, तो वो हमेशा सामूहिक लोकगीत होंगे। इनमें जनजातीय लोकगीत ज्यादा। अब कोई आपसे पूछ ले कि मेंस में पूछ ले कि राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र के गीतों की 2 विशेषताएं बताइए, आप बता दो। इनमें सामूहिक गीतों की सामूहिक गीत अधिक है और इनमें जनजातीय गीत अधिक होते हैं। उदाहरण बता दो 4, पटेलिया, बिछियो, लालर। और पिछले 2 सालों में तो इन पटेलिया, बिछियो, लालर को तो आरपीसी क्या पीछे पड़ी है यार। हर तीसरे चौथे एग्जाम में उठा के पूछा है पटेलिया, बिछियो, लालर क्या है, वाद्य यंत्र है, गीत है, फलाने क्षेत्र के या कौन से क्षेत्र के ये लोकगीत है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद करना इन सब चीज। मैदानी लोकगीत, जयपुर, कोटा और जयपुर के आसपास वाली अलवर वाला संभाग है, जो इधर जो ज्यादातर गीत है वो या तो भक्ति वाले गीत रहे या श्रृंगार रस के गीत, भक्ति और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस तो भरतपुर वाली साइड में जैसे ब्रज आया तो ब्रज में श्रृंगार रस आना ही है, वहां पे राधा कृष्ण के से गीत रचे गए तो श्रृंगार रस आना ही था। मध्यकाल वाले ज्यादातर जो आपके संत मिलेंगे, दादू दयाल जी, चरणदास जी, लालदास जी, ये आपको इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे, इस वाले इलाके के अंदर मिलेंगे, तो भक्ति रस के गीत आने थे उनके चक्कर के अंदर। और भक्ति भी वही ब्रज वाले वजह से भी भक्ति भी इधर ज्यादा रही थोड़ी सी। अब लिखा हुआ एक लाइन इस प्रकार, लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं। लिखा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रस, रस की दृष्टि से इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ श्रृंगार रस। हमारे सबसे अधिक गीत है तो श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस मतलब नायक नायिका, हीरो हीरोइन के कोई गीत होंगे तो वो हमेशा श्रृंगार रस के गीत होंगे। इन विच देयर इज मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्कनेक्शन, जिनके अंदर मिलन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्शन है, वियोग दिखाई देता है हमारे गीतों के अंदर। कारण कि अपने यहाँ पे खाने के दाने होते नहीं थे, आदमी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, आदमी कमाने के लिए बाहर गया, लुगाई पीछे बैठी कागली उड़ाती बापड़ी और क्या करती, तो बस वो गीत मिलेंगे आपको, बिछोह के गीत, वियोग विरह के गीत मिलेंगे आपको। लिखा है कि जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविक उपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के बाद सबसे ज्यादा श्रृंगार रस, उसके बाद शांत रस मतलब ये धार्मिक वाले, और उसके बाद वीर रस। तो कोई पूछ लेगी रस की दृष्टि से राजस्थान में सबसे अधिक गीत किसके? श्रृंगार रस के। श्रृंगार रस के क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वियोग दिखाई देता है, कमाने के लिए या अब व्यापार करने के लिए बाहर जाया करते थे, तो वो जो वियोग के गीत है वो मिलेंगे आपको। धार्मिक गीत मिलेंगे तीसरे नंबर पर आपको, वीर रस के गीत मिले। वीर रस के आप कह दोगे सिंधु और मारू राग वाले, जैसे बाबूजी के पवाड़े, तो बाबूजी के पवाड़े अपने आप में क्या वीर रस के गीत है। अब थोड़े गीत बताए हुए कौन कौन से गीत हैं, कौन कौन से नहीं। वैसे तो आप जानते ही हो, मैं मोटे मोटे से एक बार बता दूं। केसरिया बालम अपने राजस्थान का राज्य गीत है, स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान। गाने की जो स्टाइल है वो मांड गायन शैली है। अभी हम पढ़ेंगे मांड गायन शैली क्या है। इसमें पत्नी प्रदेश गए अपने पति को वापस बुलाती। इसमें क्या, अपने सब गीतों में प्रदेश गए पति को वापस बुलाती। केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, तो लुगाई के लिए तो केसरिया बालम पति है उसका, तो अब आ जाओ, खूब कमा लिया, वापस आ जाओ अपने। पर देखिए गीत कितना फेमस हुआ कि हमारा राजस्थान के टूरिज्म डिपार्टमेंट का तो लोगो ही बन गया अपने आप में, पधारो हमारे देश। और पधारो हमारे देश कहते ही
आपके दिमाग में भारत के किसी भी कोने के अंदर कोई मनुष्य खड़ा, उसके दिमाग के अंदर राजस्थान आ जाएगा। तो ये गीत तो हमारी पहचान बना अपने आप में, तो राजस्थान का राज्य गीत होना ही था। मोरियो मुझे बड़ा जोरदार लगता है गीत, कि ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत है जिसकी सगाई हो गई पर शादी होनी बाकी है, संबंध तय हो चुका है पर शादी होनी अभी बाकी है। तो भाई इसका लड़की से क्या संबंध? हम कहते हैं कि मोर बरसात की ऋतु में पीऊ पीऊ बोलता रहता है कि पानी बरस तो मैं पीऊं। वो लड़की मोर को कहती है कि मोर प्लीज ये पीऊ पीऊ बोलना छोड़ दे, मेरी सगाई हो रखी है, तू जब पीऊ पीऊ बोलता है मुझे पिया की याद आती है, तो मोरिया पीऊ पीऊ की बोली छोड़ दे। और मुझे और जोरदार लगता है कि उसने कहा कि तू बोलता भी गलत टाइम पर है, मोरिया आज सो बोले और ढलती रात को, अरे ये नींद खराब की, अब सारी रात बदलते रहे करवटे, हम वाली फीलिंग लेनी पड़ेगी फालतू में, इसलिए प्लीज तू ये गीत मत गा। ये उन टाइम की बातें जब व्हाट्सअप नहीं हुआ करते थे, आजकल व्हाट्सअप है तो आजकल मोरिये नहीं गाने पड़ते। तो ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह होना बाकी है, तो उसको तो मोरिया की पीऊ पीऊ भी बुरी लगी भाई। कुर्जा पक्षी होता है, परदेसी पक्षी था, अपने वालों को इतना पता था कि बाहर से आता है, अपने वालों को यह भी पता था कि अपना पति भी बाहर गया हुआ है। तो जब ये पक्षी बाहर का है, पति बाहर गया है, तो इसके साथ पति के पास में संदेश भेज दिया जाए। तो महिला कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। उड़ती कुर्जलियां संदेशों मारी लेती जाई जेरे, कि कुर्जा तू जा रही है तो जाते हुए मेरा संदेश लेके जाना। ये बात अच्छा, ये तो साइबर ये तो काट देना, ये तो कोई काम की बात नहीं है, लिख दी होगी ना। अब बाकी महिलाओं ने कहा भाई हम तो कुर्जा के माध्यम से संदेश भेज देगी। भील महिलाओं ने कहा कि ना 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 साहब, अपने तो व्हाट्सएप आज चलाया जाए, निकल चलाया जाए, प्राइवेसी इश्यू, प्राइवेसी मैटर्स, अपने सिग्नल ज्वाइन करेंगे, देखो सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा हम तो तोते के माध्यम से संदेश भेजेंगे। तोते को लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सुओ। तो भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है, सुवटियो उडियो उडियो डोडो डोडो जाए ओ मारो सुवटियो, ओ मारो सुवटियो तो छोटी ननंद को वीर। सुनना बात, महिला उसको देवर मान रही है तोते को, कि तोता तू मेरे ननंद के वीर मतलब मेरे देवर के समान है। उसकी लाइनें तो मुझे कई जोरदार लाइनें लगती है कि यार क्या कल्चर बताती है वो अपने। उसमें एक लाइन आती है सुबह वाले गीत में, तो कि जो धरने जाई जे तो सुआ यूं कहीं जे थारे गोरी धरने चुनड़ी रो चावराज, कि जोधपुर जाए तो मेरे पति को कहना कि मुझे चुनड़ी के कपड़े अच्छे लगते हैं इसलिए वहां से लाया जाए। हम जब हस्तकला पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में चुनड़ी का प्रिंट सबसे अच्छा कहाँ मिलता था, जोधपुर। हम सदियों से उस गीत को गा रहे हैं कि पहले भी वो जोधपुर में अच्छा मिलता था, आज भी चुनड़ी का प्रिंट सबसे अच्छा तो जोधपुर मिलता है। तो ये दो अलग याद रखना। नॉर्मल महिलाएं तो कुर्जा, उनका व्हाट्सएप वो है, इधर इन्होंने कहा अपने सिग्नल है, इनका सुवटी है। भील महिलाओं का कागा मैंने बता ही दिया, कौवे को उड़ाते हैं, ये तो बचपन में अपने किए हुए। मामा जी मई के महीने में छुट्टियां होती, 15 मई को 1.5 महीने वाली छुट्टी। अब मामा जी कब आएंगे, मम्मी पूछते मम्मी कब चलेंगे ननियाल, मामा जी कब आएंगे। मम्मी कहती बेटा कागला उड़ा, कागले उड़ जाएंगे तो आ जाएंगे। सारे दिन बैठे बैठे करते कागला उड़। कई बार संयोग बनता कि कौवा उड़ जाता और उसी दिन मामा जी आ जाते। अपने लगता है यार कौवे उड़ाने से ही मामा जी आते हैं। अगली बार 15 मई को अपने बिना मम्मी के कहीं लग जाते कागला उड़। तो पत्नी है वो कौवे को उड़ाती है और कौवे को उड़ा के अपने पति के वापस आने का सगुन मनाती है कि कौवा उड़ गया तो सुगन चोखे हुए तो केसरिया बालम घर आएंगे। हिचकी वैसे भी नॉर्मल हिचकी आती है तो कहते हैं कोई ना कोई याद कर रहा है आपको। तो ये मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, याद रखने वाली बात ये मेवात क्षेत्र का लोकगीत है जो किसी की याद आने पर गाया जाता है। बिछुड़ो नॉर्मली कभी आपने सुना ही हो, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। हाड़ौती का लोकगीत है, क्षेत्र याद रखें। हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, महिला को बिच्छू खा गया, वो मर रही है, अपने पति को कहती है कि आप दोबारा शादी कर लेना, दुख मत पाना, रोटियां कौन बनाएगा आपके कपड़े कौन धोएगा, मुझे तो बिच्छू खा गया, मैं तो मर रही हूं, लेकिन आप दूसरी शादी कर लेना। वो जो बिछुड़ो गीत गाया जाता है। तो ऐसी जो भली महिलाएं होती है वो कौन से क्षेत्र के अंदर रहती है, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ऐसी भली महिलाएं होती है जो अपने पति को कह के जाती है भाई मैं भले मर जाऊं लेकिन तुम दूसरी शादी कर लेना। कामण मैंने अभी बताया, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है। तो ये नोटिस भी किया करो कि घरों के अंदर जब दूल्हा बन जाता बांध बैठ जाता, जब वो कटार वटार डाल देते हैं उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते। चौराहे तो मरे क्रॉस नहीं करने,
चौराया क्रॉस किया, घर से बाहर निकला, भूतनी पीछे हो गई तो लफड़ा हो जाएगा, तो कामन और गा के रखते हैं। भाई कामन गा दो ताकि पीछे कोई नहीं मैजिक से बचाया जा सके उसको, टू प्रोटेक्ट मैजिक। बधावा मैंने बताई दिया आपको, किसी भी शुभ काम के संपन्न होने पर गाया जाने वाला गीत बधावा है। सीठने, महिलाएं गालियां गाती, दूल्हे के दोस्त जीमने के लिए आए हुए होते हैं, कंवर कलेवा कर रहे होते हैं, उसमें महिलाएं हनी सिंह बनी हुई रहती है, तो वो जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, जो गालियों भरे गीत गाए जाते हैं, वो शादी के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत, एब्यूजिव सॉन्ग्स संग बाय वीमेन ड्यूरिंग मैरिज, वो जो गीत होते हैं वो कौन से होते हैं? सीठने। नॉर्मल परिवारों में, घरों में आप देखते होंगे किया जाता है। हंसी मजाक थी, सबको मौके मिलते थे हंसी मजाक करने के, महिलाएं कर लेती। पावना, पावना किसको कहें? दामाद को। दामाद ससुराल आए उस समय जो गीत गाए थे वो पावने। पर मुझे यार लगता है कि ये गीत तो पहले गाते थे, जब दामाद 5-7 साल में एक बार ससुराल आया करता था। पहले यार ससुराल जाना अपने आप में एक टास्क हुआ करता था। ससुराल जाता तो यूं दामाद पूरे एकदम तैयार होके 10 किलो तो बाहर होता था उसके साथ, कोई खोपरेन, किरचेन, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, भगवान जाने क्या क्या लेके जाता था। साड़े साड़ियां मिलेंगे वहां पे, उनको देने पड़ेंगे। गांव भर की महिलाएं इकट्ठी होती, उसके सम्मान में गीत गाए जाते, और वो भी ठरके से बाहर बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। जवाइयों के ठरके अलग हुआ करते थे। अब जवाई रसोई में तो खड़ा रहता है, सासू से बात करता रहता है, कौन पावने गाए उनके? मुझे लगता है 5-7 बार के अंदर तो सासू बाकी ससुराल वाले पावने से इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि रसोई में खड़े वो सासू भी कह देती होगी लो लसन तो छोड़ लो, की काम तो करो, आयडा हो जद। तो उनके तो पावने आज गाए जाए कल गाए जाए। इसलिए लड़कों अपने तो कभी कभी ससुराल जाना ताकि पावने गाए जाए, वरना पावने गाने बंद हो जाएंगे। और लड़कियों से भी क्यों हमेशा नहीं लेके जाने, लो हमारे गांव चलो, हमारे गांव चलो, क्या लेके जाना गांव में अपने? जवाई कभी कभार जाए तो वैल्यू बढ़ती है उस बंदे की। जोरावा, ये जोरावा है, जोरवा लिख दिया इन्होंने ना, जोरावा। अभी मैं ये बता रहा था आपको, पिछला कौन सा है, हिचकी, मेवात क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। एग्जैक्टली इसको जैसलमेर कर दो, मेवात को रिप्लेस कर दो वहां से। जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाए, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई या और कैसे भी याद के अंदर जो गीत गाए जाए वो झोरावे होते हैं। ढोला मारू, राजस्थान की एक प्रेम कहानी है ढोला मारू, उस पर आधारित गीत है, सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। ढाडी जाति के लोग गाते हैं। अभी हम संगीत जीवी जातियां पढ़ रहे थे, उनमें नाम पढ़ा था हमने ढाडी, तो ढाडी जाति के लोगों द्वारा ये गीत गाया जाता है। ढोला मारू प्रेम कहानी है राजस्थान की। ढोला मारू वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, प्रेम कहानी है अपने। ओल्यू या कोयल, ओल्यू याद होती है, लड़की की विदाई जब हो रही होती उस समय जो गीत गाते हैं कोयल बाई सिद्ध चालिया, तो वो जो कोयल बाई वाले गीत गाए जाते हैं वो लड़की की विदाई के समय गीत गाए जाते हैं, वो ओल्यू या कोयल है अपने। पीपली, पीपल का छोटा पेड़, जब शादी हुई थी पति पत्नी ने मिलकर पीपल का छोटा सा पेड़ लगाया था। पति उसके बाद कमाने के लिए प्रदेश चला गया, पीपली अब बड़ी हो गई, अब उसके आप छाया में बैठ सकते हो, बात हो गई घेर घुमेर। तो अब वो पत्नी पति को याद करती, अब तो आ जाओ, अब तो इसकी छाया में बैठने का टाइम आया है, कितने कमाओगे, और मुझे नहीं चाहिए पैसे। बाबूसा ने चाहिए धन गणो कपड़े लोबण थारी माँ, तुम्हारी माँ को चाहिए कपड़े, तुम्हारे पापा को चाहिए धन, मुझे नहीं चाहिए, आप तो आ जाओ, साथ रहेंगे, इसी में खुश हूं मैं। तो वो जो गीत है वो कौन सा गीत है आपके? पीपली। चखाटी मारवाड़ में तीज के समय गाया जाता है। क्यों? फिर वापस याद कीजिए, तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो पत्नी कब बुलाएगी? तीज पे बुलाएगी वो तो। चिरमी, चिरमी फिर एक पौधा होता है, एक लड़की है ससुराल के अंदर गई हुई है, पीहर वाले याद ही नहीं कर रहे, लेने के लिए नहीं आ रहे, उस चिरमी के माध्यम से अपने मन की व्यथा वो उद्गार प्रकट करती है। चिरमी बाबूसारी लाडली, वाकई तो खुद के लिए कह रही होती है कि मैं मेरे बाबूसा की लाडली, तो चिरमी को माध्यम बना के जो गीत बोलती है चिरमी हो गया अपने आप। हमसीडो मैंने बताई दी, भील महिला पुरुषों द्वारा मिलजुल कर जो गीत गाया जाता है हमसीडो। गौरबंद मैंने बताई दी, ऊंट के गले का आभूषण होता है, इसे जब बनाते हैं तो उस समय गीत गाया जाता है। शेखावटी का, ये थोड़ा याद रहे। पनियारी मैंने बताई दिया आपको, पानी लेने जाने वाली पतिव्रता महिला का गीत है। ये अपने मुख्य मुख्य से बड़े बड़े गीत हो गए। हमने गीतों के प्रकार पढ़ लिए, पहले गीतों की परिभाषा पढ़ ली, फिर मुख्य मुख्य गीत पढ़ लिए। प्रकार वाली चीजें थोड़ी देखना, ढंग से देखना, पूछी जा सकती। लोक गायन शैलियां, किन लोक गीतों के आधार पर कुछ लोक गायन शैलियां बन गई अपने, जैसे पढ़ते हैं कौन कौन से? जैसे मांड, मैं अभी बात कर रहा था, केसरिया बालम मांड गायन शैली में गाया जाता। अपने जैसलमेर वाले इलाके को 10वीं शताब्दी के आसपास वाले टाइम में मांड कहते थे।
अच्छा, जैसलमेर साइड में जो फोक म्यूजिक स्टाइल डेवलप हुई उसका नाम ही मांड हो गया। ये शुरू भले ही जैसलमेर से हुई हो, लेकिन बाद में पूरे राजस्थान के अंदर जयपुरी मांड अलग थी, बीकानेरी मांड अलग थी, उदयपुरी मांड अलग थी, जोधपुरी मांड अलग थी। तो मांड गायन शैली जैसलमेर से शुरू हुई थी, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ही क्या था, जैसलमेर था, इसलिए गायन शैली का नाम भी क्या पड़ गया, मांड ही पड़ गया इसका। बस सिंपल सी बात, जो कालांतर में पूरे राजस्थान में लोकप्रिय। लिख लेना बोले, जयपुरी मांड, बीकानेरी मांड, उदयपुरी मांड, जोधपुरी मांड। और याद कर लो आप तो, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा को जोधपुर के अंदर मांड महोत्सव या मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सॉरी, मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव। मांड गायिकाएं कौन कौन हुई? एक बीकानेर वाले अल्लाह जिलाई बाई, तो अपने आप में लार्जर देन लाइफ है। अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई, ये दो बीकानेर के। गौरी बाई दो हुए, एक बीकानेर में हुए, एक पाली में हुए। एक जोधपुर में हो गए जमीला बानो, एक बीकानेर जयपुर में हुए अपने बन्नो बेगम, एक उदयपुर में हुए मांगी बाई। नाम याद कर लेना। बीकानेर में अल्लाह जिलाई बाई और गौरी बाई, एक पाली में और गौरी बाई, उदयपुर में मांगी बाई, आपके इधर जोधपुर के अंदर जमीला बानो और जयपुर के अंदर बन्नो बेगम। तो ये मांड गायिका है। थोड़े मांड गायिका को नाम याद रखें आप। ये अल्लाह जिलाई बाई है, ये मिलाई बाई लिख दिया भाई इन्होंने, ऐसा ही कर लेना। अल्लाह जिलाई बाई है। मांड बता ही दिया मैंने आपको। मांगणियार, अभी व्यवसायिक लोकगीत पढ़ रहे थे, उनके अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपना लिया था। राजा महाराजा और सामंतों की प्रशंसा में गाते थे। उनमें एक अपने मांगणियार है। जैसलमेर बाड़मेर की एक जाति है, उस जाति द्वारा जो लोक गायन शैली विकसित की गई वो मांगणियार। कुछ स्पेशल वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे दो वाद्य यंत्र इनके, एक तो कमाईचा और एक खड़ताल। कमाईचा बहुत अच्छे प्लेयर हुए कमाईचा बजाने वाले इनके, साकर खान मांगणियार, और एक आपके खड़ताल के बहुत अच्छे प्लेयर हुए सदीक खान मांगणियार। और सदीक खान साहब को तो खड़ताल का जादूगर कहते हैं, मैजिशियन ऑफ खड़ताल। खड़ताल का जादूगर कहा जाता है इनको। और इन सदीक खान मांगणियार के नाम से अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद स्थापित की जयपुर में। सदीक खान मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद जयपुर में बनेगी। ये याद रखना कि सदीक खान मांगणियार के नाम से लोक कला अनुसंधान परिषद कहां पर है, तो जयपुर में। 2003 जहां तक मुझे सन याद आता है 2003 है, बाकी चेक भी कर लेना थोड़ा। 2003 के अंदर ऐसा किया गया था। लंगा, जैसे मांगणियार एक जाति है उधर पश्चिमी राजस्थान की, वैसे लंगा भी एक जाति है। इनके द्वारा जो लोक गायन शैली विकसित की गई वो लंगा हो गई। उनके थे कमाईचा और खड़ताल। इनके खड़ताल वाली जगह पे सारंगी करना है। इनका जो फेवरेट गीत है, इनका जो मुख्य गीत है, वो गीत है निम्बूडा। हम दिल दे चुके सनम मूवी में सुना होगा आपने। ल्याद्यो माने काचा काचा पाका पाका निम्बूडा। सदियों से हमारे लंगे गाते आ रहे हैं, पर फेमस तब हुआ जब मूवी के अंदर आ गया था। एक प्रेग्नेंट महिला है, वो प्रेगनेंसी का जो खबर है वो पति को देना चाहती है, शर्म करती है, सीधे सीधे बोल नहीं पाती कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो अपने पति कहती है भाई मुझे खट्टी चीजें ला के दो, मेरा खट्टी चीजें खाने का मन कर रहा है, संकेत है कि मैं इस समय प्रेग्नेंट हूं। तो ल्याद्यो माने काचा काचा पाका पाका निम्बूडा। तो जो निम्बूडा वाला है वो लंगे गाते हैं। तो लंगार मांगणियार दो जातियां जैसलमेर बाड़मेर की, उनके द्वारा लोक गायन शैली विकसित की। आगे एक तालबंदी। औरंगजेब मुगल बादशाह बना, औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी, म्यूजिक बैन कर दिया। उसने कहा इस्लाम में संगीत हराम है, और यदि किसी ने म्यूजिक बजा दिया ना, देख लेना मैं उल्टा कंठ वापस डाल दूंगा तुम्हारे म्यूजिक को। इसलिए मथुरा वाले इलाके में खूब साधु संत रहते थे, वो अपने भरतपुर साइड में आ गए। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, इन क्षेत्रों के अंदर आ गए। और उन साधु संतों द्वारा, मथुरा वाले साधु संतों द्वारा जो लोक गायन शैली अपने इस साइड में विकसित की गई, उसी का नाम तालबंदी है। नगाड़ा बजाते हैं, सिंपल सी बात है। ब्रज क्षेत्र के साधु सन्यासियों द्वारा विकसित लोक गायन शैली जो राजस्थान के भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय क्यों आए थे? औरंगजेब ने उधर संगीत पे बैन लगाया था। इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो नगाड़ा होता है। जैसलमेर को मांड कहते थे, इसलिए वहां वाली मांड गायन शैली पूरे राजस्थान में फैल गई। लंगा मांगणियार जैसलमेर बाड़मेर की दो जातियां, उनके द्वारा की गई। तालबंदी जो है ब्रज क्षेत्र वाले साधु संतों द्वारा की गई। सिंपल सी बात है। लो संगीत घराने पढ़ लेते हैं अपने तो। जब लोकगीतों में वाद्य यंत्र जोड़ दो आप, लोकगीतों के अंदर आप राग, ताल, छंद, लय जोड़ दो तो संगीत बन जाता है।
और एक कोई संगीत, एक कोई गीत मैंने गाया, एक कोई स्टाइल मैंने कोई डेवलप की, अब मेरे बाद मेरा चला, उसके बाद उसका चला, उसके बाद उसका चला, उसके बाद उसका चला, कंटिन्यूटी बन रही है, वो घराना है। संगीत और घराना जब कंटिन्यूटी बन जाए, लगातार बन जाए, तो उसको घराना कहते हैं। तो अपने राजस्थान में खूब सारे ऐसे घराने विकसित हुए, और इसका भी एक बड़ा कारण औरंगजेब द्वारा संगीत पर रोक लगानी थी। मुगलों ने जब संगीत पर रोक लगाई, तो वो जितने कलाकार थे उनको आश्रय अपने राजस्थान के अंदर मिला, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो यहां पर चलती रही, तो संगीत घराने विकसित हो गए। जैसे सबसे अच्छा तो अपने जयपुर घराना, शुरू करने वाले थे मनरंग। 3 चीजें पढ़ेंगे जब किसी घराने में, एक तो घराना कौन से संगीत के घराने आए, फाउंडर कौन कौन थे उनके, और एक बाद में मुख्य कलाकार कौन बने, अन्य कलाकार को अच्छा हुआ तब तो पढ़ लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो जयपुर में मनरंग थे, और इसके एक अच्छे कलाकार हुए मोहम्मद अली खान, और मोहम्मद अली खान की कोठी थी घर पे, इसलिए उनको कोठी वाले कहते थे। मुझे लगता है कि यार मोहम्मद अली खान साहब को कोई रास्ते में मिलता रहता, मोहम्मद अली खान साहब यार गाना सुना दो, और वो कहते आओ कभी कोठी पे, तब कोठी आ जाओ सुना देंगे। उनकी हवेली होती तो हवेली पे बुला लेते, अब वो कोठी पे बुलाया करते थे। जयपुर वालों की एक ब्रांच थी जो चली गई थी पटियाला, जयपुर वालों की ब्रांच एक पटियाला चली गई थी, 2 बंदे गए थे, अली बख्श और फतेह अली। राजस्थान है जी, अली बख्श और फतेह अली, पूरा नाम तो कौन बोले, तो अली बख्श को तो बोलते थे आलिया, फतेह अली को बोलते थे फत्तू। तो आलिया फत्तू के नाम से फेमस हुए थे। एक बार टोंक के नवाब साहब के दरबार में इन्होंने म्यूजिक सुनाया, टोंक के नवाब साहब क्या राजीव है। नवाब साहब ने कहा यार या तो सेना में जनरल और कर्नल होते हैं, या तो म्यूजिक के जनरल और कर्नल हो। तो आलिया फत्तू को कौन सी उपाधि दी गई, तो जनरल कर्नल की उपाधि दी गई। ये उपाधि किसने दी, तो टोंक के नवाब ने दी। आलिया फत्तू कौन थे, तो अली बख्श और फतेह अली थे। इन्होंने कौन सा घराना शुरू किया था, तो इन्होंने पटियाला घराना शुरू किया था, और पटियाला घराना जयपुर घराने की एक ब्रांच है। बाद में जो फतेह अली थे, इनका परिवार पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर गया था, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े गायक हुए बाद में, गुलाम अली साहब। 2 गुलाम अली हुए, गुलाम अली बड़े और गुलाम अली छोटे। गुलाम अली छोटे तो अभी जिंदा ही है, पाकिस्तान के अंदर गाते हैं। गुलाम अली खान साहब जो बड़े थे, वो अपने फतेह अली के बेटे हुआ करते थे, उधर पाकिस्तान चले गए थे, तो पटियाला घराने को उन्होंने आगे उधर बढ़ाया। जयपुर वालों की एक शाखा यूपी चली गई थी, यूपी में उनकी जो ब्रांच बनी वो हुई अतरौली घराना। अतरौली घराना शुरू करने वाले थे साहब खां, आगे बढ़ाने वाले थे मानतोल खां। मुझे लगता है यार मानतोल खां की जगह मापतोल खां होता तो याद जल्दी रह जाता, पर कोई नहीं, मानतोल खां। इनको कहते हैं कि सैड सॉन्ग गाते थे, जो गीत सुनता वो रोने लग जाता। अरिजीत सिंह थे अपने टाइम के, रुलाने वाले फकीर कहा जाता। जिन जिनको नए नए झटके लगे होते हैं उनको ज्यादा रोना आ जाता होगा, जिनके ब्रेकअप हुए होते। मेवात में जो घराना चला वो मेवाती, ये याद रखना थोड़ा आप। घग्गे नजीर खान ने शुरू किया था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, पर इसके मुख्य कलाकार पंडित जसराज हैं। मुझे याद है किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, पंडित जसराज कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो पंडित जसराज जो है वो मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं। यूपी में एक जगह पड़ती है कैराना, अपने जयपुर वालों की एक ब्रांच उधर कैराना साइड में चली गई थी, तो किराना घराना आ गया। बंदे अली खान, मैं पढ़ता तब याद करता हूं कि कोई बंदे थे और वो किराना की दुकान खोल ली थी उन्होंने, तो किराना घराना बंदे अली खान का है। पंडित भीमसेन जोशी 2008 का भारत रत्न मिला था इनको, ये इस किराना घराना के मुख्य हुए। रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगल, उस्ताद रज्जब अली, ये सब लोग इस किराना घराना से संबंधित थे। पर पंडित भीमसेन जोशी का नाम याद रहे आपके, 2008 का भारत रत्न था इनको। एक डागर घराना था, बहराम जी डागर, मुख्य कलाकार कोई बड़े हुए नहीं। अपने जयपुर वाले राजा राम सिंह सेकंड जो आपके जयपुर में गुलाबी रंग करवाते हैं, उनका दरबारी था बहराम खान डागर। ये बीनकार घराना, रज्जब अली खान बीनकार, ये भी राम सिंह सेकंड का दरबारी था। ये दोनों राम सिंह सेकंड के दरबारी थे, जयपुर वाले राम सिंह सेकंड। अल्लादिया खान साहब वो एक, उन्होंने अपने नाम पे घराना चला दिया, तो अल्लादिया खान का घराना हो गया। किशोरिया मोहनकर अब तो मर गई, 2 साल पहले मर गए, मराठी गायिका थे बहुत बड़े, कई घरानों से जुड़े हुए थे, पर वो बेसिकली अल्लादिया खान के घराने के थे। तानसेन वाले परिवार को, तानसेन जी अकबर के टाइम थे, फिर जहांगीर शाहजहां के टाइम में तो प्रश्रय मिलता रहा, औरंगजेब ने उनको भगा दिया वहां से, वो अपने जयपुर आ गए थे। तानसेन जी के परिवार का जो घराना था वो सैनिया घराना हुआ, शुरू किया था सूरत सेन ने, आगे मुख्य कलाकार हुए अपने अमृत सेन उसके। रंगीला घराना, नाम ही रमजान खान, मियां रंगीले बोलते थे इनको, इसलिए इनका नाम रंगीला घराना हो गया। ये भाई संगीत के मुख्य मुख्य घराने, नाम याद करने हैं, प्री के अंदर कोई पूछ लेगा, मेंस में तो नहीं पूछे, प्री के अंदर पूछा जा सकता है। पानी वाली बोतल
तो प्री में कोई पूछ ले तो आप आंसर कर लेना इसका। एक जब मैं म्यूजिक वाला लिख रहा था तो मुझे लगा यार एक डांस है जो कथक, अक्सर मैं क्लास में जब बच्चों से पूछ लेता हूँ कथक कहाँ का डांस है, बच्चे जोर से कहते सर साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरल, उधर के नाम लेते हैं, पर याद रहे कथक जयपुर का डांस है। ये जयपुर में शुरू हुआ था, बाद में बनारस और लखनऊ चला गया था, तो आजकल किताब वाले उत्तर भारत लिख देते हैं, पर आपकी जिम्मेदारी इसको जयपुर ही बताना। कथक जयपुर का डांस है अपने, और जयपुर में इसको शुरू करने वाले थे भानु जी। तो कथक का जयपुर घराना किसने शुरू किया था? तो कथक का जयपुर घराना भानु जी ने शुरू किया। ये डांस है एक, बाकी वाले सब मैंने म्यूजिक घराने बताए थे। ये भाई राजस्थान के संगीत घराने, राजस्थान की लोक गायन शैलियां, राजस्थान के लोकगीत, लोकगीतों के प्रकार। एक लास्ट बात और पढ़ लेते हैं हम, लोकगीतों की विशेषताएं। हालांकि मैंने इतनी बातें बताई, इसके आधार पर आप निकाल ही लोगे, पर फिर भी मैं कहूं कि हमारे लोकगीतों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, नेचर इज पर्सोनिफाइड। प्रकृति का मानवीकरण दिखाई देता है। हमने पेड़ पौधों को जड़ नहीं माना है, चेतन सत्ता माना है। हमने स्वीकार किया कि इनमें भी जान है। चिरमी बाबो सारी लाडली, हमने चिरमी को एकदम यूं जैसे मनुष्य सोचता है वैसे सोचने वाला कहा है। सुवटियो तुम्हारा छोटी ननद को वीर, हमने मानवीकरण करने का प्रयास किया, उनका मानव के समान मानने का प्रयास किया, मानव के सुख दुख के साथ में उनको जोड़ने का प्रयास किया। लोकगीतों में हमारी प्रकृति प्रेम को दिखाता, चिरमी पीपली और जीरो जीवरो बेरी रे मत बाऊ मारा परिणा जीरो रे। ये गीत हमारे लोकगीतों में पशु पक्षियों को पारिवारिक सदस्य की तरह माना गया है। अभी मैंने बताया सुवटियो तो छोटी ननद को वीर, चिरमी बाबू सारी लाडली, कागा, कुर्जा, सुवटियो, सब गीतों के अंदर जो जैसे कोई पारिवारिक सदस्य हो वैसे बात करते हैं हम इन गीतों। सामाजिक मान्यताओं का पता चलता, ऑब्वियस सी बात, सामाजिक मान्यता तो पता चलेगी। ये बना बनी, जुआ जुई, कांकन डोरा, ये पता चल रहा है ना कि आप ये सब मनाते हो, तभी तो उनके गीत गाते हो। जल्ला की बारात का डेरा देखने महिला जाती थी, तो जब भी कोई जल्ला सुनेगा तो पता चलेगा। मुझे जल्ले वाले गीत की तो बहुत अच्छी लाइन लगती है। जल्ले वाले गीत में एक लाइन है, कोई छींटा मैं तो छींट भली मुल्तानी रे। आने वाले टाइम में शायद लोग भूल जाएंगे, पर गीत बताता रहेगा कि छींट का कपड़ा सबसे अच्छा मुल्तान में मिलता था, मुल्तानी छींट सबसे अच्छी आया करती थी, उससे अच्छा छींट का कपड़ा कहीं नहीं मिलता था। गीत बता रहा है ना, आपकी सामाजिक मान्यता, आपके परिधानों की जानकारी दे रहा है वो। हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती, ऑब्वियस सी बात जो मैंने शुरू में बताई। और इसका तो मैं गजब का उदाहरण दूं आपको, मैं शायद बताया भी होगा किसी क्लास के अंदर। कई साल पहले की बात है, जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक हंगरी के प्रोफेसर आए हुए थे, बर्ने, डॉक्टर बर्ने नाम करके प्रोफेसर आए हुए थे। और डॉक्टर बर्ने कहते हैं, हंगरी के प्रोफेसर थे, और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं या मेरे पूर्वज, जो अपने पूर्वजों की बताते हैं, मेरे जो पूर्वज थे वो राजस्थान से हंगरी गए थे, और बहुत पहले 8वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान से हंगरी चले गए थे, और हम राजस्थान के राजपूत हैं, तुम्हारे पास क्या उदाहरण है ऐसा? तो उसने कहा यार हमारा सरनेम ये है, चौहान, ये एच की जगह एस आ गया। कैसे चले गए भाई उधर? कहा जब उधर से अरबों के आक्रमण हो रहे थे तो कोई टुकड़ी दबाने गई और फिर आगे निकल गई। अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान, ईरान, इराक कोई होते हुए उधर आगे निकल गए, हंगरी की तरफ चले गए आगे। तो हमारी मान्यताएं जो है वो आज भी राजस्थान के राजपूतों की तरह। हम हंगरी में रहते हैं, ईसाई बन गए, पर फेरे लेते हैं, 4 फेरे लेते हैं। चर्च जाते हैं, चर्च में जाके वो भी करते हैं जो चर्च वाले काम, पर ये फेरे वाला रीति रिवाज पड़ा। अग्नि को आज भी पवित्र मानते हैं। ये सब बातें तो थी। उसने एक बड़ी गजब बात बताई। उसने कहा कि हमारे शादी के टाइम में महिलाएं आज भी गीत गाती है, मिलजुल के गीत गाती है, हालांकि हमें उनके अर्थ नहीं पता अब क्या है। मैं लॉकडाउन में बैठा था, एक दिन न्यू सर्च मारा, हंगरी फोक सॉन्ग्स, उनकी महिलाओं के खूब सारे गीत आए, समझ में मुझे भी नहीं आए वो
इतनी पीढ़ियों से उनकी भाषा बोली बोली चेंज हो गई। पर आप साइड में रख दो मोबाइल को, कहीं साइड में बैठ के गीत सुनो, आपको यूं लगेगा जैसे अपने गांव की कोई महिलाएं गीत गा रही है। मुझे लगा यार उन लोगों की भाषा, संस्कृति, धर्म, देश, काल, परिस्थितियां सब बदल गई है, गीत अभी तक गाए जा रहे हैं। किसी बंदे को यदि भाषा की, थोड़े दोनों की भाषा की पकड़ करेगा वो, तो रिवाइव कर लेगा यार वो अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को। एग्जैक्टली जो लोकगीत है जो हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं, बड़ी जोरदार बीत। हमारे लोकगीतों में श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, हमने पढ़ा कि सबसे अधिक श्रृंगार रस है, फिर शांत रस है, फिर वीर रस है, लेकिन अश्लीलता नहीं है, वल्गरिटी नहीं है। ये आपको हरियाणा वाले गीतों मिल जाए, भाई रे तेरे दो दो साड़ी, एक बुरी एक काली, मारा भी जुगाड़ कर दे। क्या हुआ यार, कोई ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? अपने गीतों में से जीजा साड़ी टाइप की गंदी मजाक वाले गीत कोई नहीं मिलेंगे। और ये भी अपने ना जीजा साड़ी की मजाक, जूतियां चुराना, ये भी अपने हरियाणा कल्चर का प्रभाव है। अपने नहीं चुराते थे ऐसे कुछ भी। अपने यार जवाई भगवान का रूप होता है, उसको डांस करवा के रख देते हैं लोग गांव के अंदर, जूतियां चुरा ली, रुपए दो, वो और सामने वैसे यूं बातें कर रहा है यार। वरना जवाई से यूं कोई ऊंच नीच भी हो जाए उसके साथ ऐसे बोल जाए। ये भोजपुरी के गीत है, देवर ने पकड़ लेनी भोजी की बां, अपने भाभी माँ के समान थी। ये देवर भाभी की मजाक अपने नहीं हुआ करती थी, किसी भी रूप में नहीं हुआ करती थी। बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव है, धीरे धीरे सीख गए अपने भी, इसलिए थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है। भाई गांव में आज भी इनको बुरा मानते थे यार, ऐसे कोई मजाक थोड़ी की जाए, भाभी के साथ किस बात की मजाक है, माँ के समान होती हो। हम वो लक्ष्मण सीता वाले उदाहरणों से प्रस्तुत किया करते थे चीजें। तो हमारे गीत ज्यादातर श्रृंगार रस से है, लेकिन उनमें अश्लीलता, वल्गैरिटी नहीं है। हालांकि फिर मुझे कई बार लगता है पर्सनली कि यार है तो सही अपने वालों में, पर पता नहीं चलता, इतने चाशनी में डुबो डुबो के गाए हुए हैं कि जल्दी से पता नहीं चलता कि अश्लीलता है। और फिर बड़ी बात है कि रिश्ते पति पत्नी के ही हैं, सारे पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित है, इसलिए वल्गैरिटी नजर भी नहीं आती, रिश्तों को कलंकित नहीं किया गया। वरना तो वो मैं गीत सुनता हूँ, गिग्गा गिग्गा करके गीत है, सो जा हमारा लाल, थारे बाप ने राजी कर दियो, हंस हंस के बतलाए। मुझे लगता है यार गीत में भावनाएं तो वही है, पर कुछ ऐसे शब्दों में कह दी गई कि समझ नहीं आ रही है, बस सीधी सी बात यह है। हमारे लोकगीत विभिन्न जनजातियों के लिए रोजगार का साधन बने। हम पढ़ रहे थे अभी, लंगा मंगनियार, खूब जातियां जनजातियां दोनों रोजगार का साधन है। व्यवसायिक जो जातियां थी इनके तो भाई गाने बजाने का साधन है, इसकी वजह से इनको रोजगार मिला अपने आप। हमारे लोकगीतों से विभिन्न संगीत घराने और लोक गायन शैलियां विकसित हुई। हालांकि लोकगीत नियम कानून कायदों को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोकगीतों के आधार पर लोक गायन शैलियां भी बनी, संगीत घराने भी बने। ये बने तो इनमें सब चीजें फॉलो हुई अपने आप। सामंती वातावरण था, राजा महाराजा थे, तो वीर रस के गीत गाए गए। ऑब्वियस सी बात है, पवाड़े गाए जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो लोक देवी देवताओं गीत निराश मन में आशा का संचार करते हैं। मेरा क्लास शुरू होते शुरुआती बात यही थी कि लोक देवी देवताओं का गीत, आप कितनी टेंशन में क्या हो, यूं कोई माता जी का भजन सुन लिया जाए, कोई किसी महाराज के गीत सुन ले, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी के गीत सुन लिए जाए, भला लगता है दिल को। मैं कई बार, मैंने पहले ही कभी कहा होगा कि यूं डायरेक्टली कोई भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति, आस्तिक, मंदिर जाने वाला मैं कुछ ही नहीं, पर उसके बावजूद मुझे देवी देवता बहुत अच्छे लगते हैं, इनके गीत मुझे और अच्छे लगते हैं हमेशा। हम 5वीं तक स्कूल के अंदर तेजा जी महाराज वाली पूरे गीत गाया करते थे, और तो यूं फील आता है इनसे, अच्छा लगता है। आज भी थोड़े आप सैड होते हो तो ऐसे गीत सुन लो तो यूं लगता है अरे अरे नहीं, ठीक 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 है, सही चल रहा है एकदम, सब भगवान साथ है अपने, महाराज साथ में अपने। तो ये गीत है वो। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न लोकगीत रचे गए, जिसमें राजस्थान में जन जागरण विकसित हुआ। मैंने तो बताया कि माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गा गा के साहब लोगों को जगाया था उस टाइम। हमारे लोकगीतों से हमारी क्षेत्रीय विशेषता, आर्थिक स्थिति का पता चलता। आर्थिक स्थिति है, सारे गीतों के अंदर पत्नियां पतियों को वापस बुला रही है, इसका मतलब पति सारे कमाने के लिए बाहर गए, इसका मतलब तुम्हारे कमाई के साधन कम है, रोजगार के साधन कम हुआ करते थे। ये थोड़ी फोटो देखिए आप, ये कमाईचा, हम पढ़ रहे थे मांगनियारों के मुख्य वाद्य अंतर कमाईचा और करताल होते थे। कमाईचा है, ये सारंगी है, खड़ताल, खड़ताल तो वो यूं बजाते हैं, खड़ताल तो देखे ही होगी। ये साकर खान साहब है जो कमाईचा बजाते हैं, कमाईचा देख लो इनके हाथ में। ये सदीक खान साहब है जिन्हें हम खड़ताल का जादूगर कहते हैं। अल्लाह जिलाई बाई है जिन पे डाक टिकट जारी किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि अल्लाह जिलाई बाई के बारे में तो आप खुद और इधर उधर से पढ़ो थोड़ा। 1982 के आसपास में इनको पुरस्कार वगैरह मिले थे, कौन कौन से मिले, क्या क्या पुरस्कार, राजस्थान रत्न मिला हुआ है इनको, पद्मश्री मिला हुआ है इनको,
कहाँ कब थे कब नहीं थे, आप 50 शब्दों में आंसर लिखना अल्लाह जिलाई बाई पे, खुद ये होमवर्क है आपका। भीमसेन, पंडित भीमसेन जोशी साहब, अच्छा ये गलत कर दिया, दोनों भीमसेन, ये तो आपके पंडित जसराज है ना भाई, ये पंडित जसराज है, ये पंडित भीमसेन जोशी है आपका। ये भाई आपके लोकगीतों वाला चैप्टर। क्या क्या चीजें, लोकगीतों की परिभाषा, लोकगीतों के प्रकार, लोकगीत, लोक गायन शैलियां, म्यूजिक घराने और लोकगीतों की विशेषता, पूरा चैप्टर पढ़ लेना। प्री मेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। लास्ट में लोकगीतों की विशेषताएं 10 पॉइंट है आराम से। फिर मैं कहना चाहूंगा 10 अंतिम नहीं है, आप और सोचना, जो भी आपके दिमाग के अंदर है वो भी जोड़ना। आप लिखना कि राजस्थान के लोकगीतों के अंदर जहां पायल की झनकार है वहीं तलवार की टंकार भी सुनाई देती, दोनों बातें होती है अपने आप में। तो आप भी 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से जोड़ना, 100 शब्दों में आंसर हो जाएगा, मेंस का भी बन जाएगा, प्री का भी बन जाएगा। थैंक यू।